नमस्कार नमस्कार। हम नाटक के सूत्रधार और ये अरे कहाँ गई? क्षमा कीजिएगा, मैं बस अभी लेके आता हूँ। अरे कहाँ वो? नहीं नहीं, ये कहाँ से होगी? अरे कहाँ गई? अरे कहाँ चली जाती हो? अरे मैंने देखा इतने सारे लोग आए हुए हैं तो सोचा थोड़ा मेकअप कर लूं। मेकअप कर लूं? अरे मैंने पसंद कर लिया ना, तो क्या सबको पसंद करवाओगी? अपने घर में आग लगवाओगी? अरे जाओ जाओ, तुम तो कुछ भी कहते हो। अब बोलो क्या कह रहे थे? तो लो फिर सुनो। अरे देखो देवी, अरे देखो तो, अरे देख भी लो। वाह, अब मेरी सुनो। पूजा नारी की करो, हो जाए कल्याण। मेरी बात नहीं है ये तो मानते हैं। ओ प्रणाम देवी। प्रसन्न रहिए। चलो बताओ यहाँ क्यों आए हो? आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। लाया गया हूँ मतलब? अरे उठो उठो। अरे अरे उठ भी जाओ। कहते हैं जाके दिखलाओ पोलमपुर का खेला। पोलमपुर का खेला? हाँ, खेला पोलमपुर। ये कैसा नाटक है जी? ये नाटक एक लोक कथा पर आधारित है। इसमें क्या क्या है जी? इस नाटक में होता है ये कि सबसे पहले होता है, तुम्हें सारी कहानी यही कह के सुना दूं या नाटक दिखाऊं? हाँ चलो चलो नाटक दिखाओ। पर सबसे पहले दर्शकों का स्वागत। तो स्वागत करते हैं फिर। लेकिन उससे पहले मंगलाचरण। सबको बताओ मंगलाचरण क्या होता है? हाँ, वो सोनपुर वाली काकी है ना मंगला, उनके चरण। अरे अनपढ़ औरत, थोड़ी सी नॉलेज ले लेती तो पता होता ना। अबे नॉलेज कहाँ से लाऊं जी? अरे कॉलेज से ले लो। ये यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी कॉलेज से नॉलेज लेकर ही आए हैं। अच्छा हाँ। तब तो मैं भी कॉलेज जाऊंगी। हाँ। लेकिन पहले ये तो बताओ कि मंगलाचरण क्या होता है? हाँ, मंगलाचरण का मतलब होता है मंगलाचरण। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले अपने इष्ट देव आराध्य देव की आराधना करते हैं। समझ में आया? समझ गई। हाँ। तो हमें सभी को आमंत्रित करना चाहिए। आ जाइए, आ जाइए।
बस्ती ने मानो गुड़का उड़ लिया। इतनी रात निकल आई है, तारे भी नजर नहीं आ रहे। लगता है उनको बादलों ने अपनी जेब में रख लिया। बोलो समरू जाट, अब तुम क्या करोगे? कहाँ जाओगे? भाई नींद और थकान के मारे तुम्हारा बुरा हाल हो गया है। लड़ाई खत्म हुई, जीतने वाले पहुंच गए जय जयकार के साथ महलों में, परकोटों में, और तुम यहां अंधेरे के आगे। असल में तुम्हारे साथ ये हुआ है समरू जाट कि जिन हाथों को हल की मूठ पर होना चाहिए था, उनमें बंदूक थमा दी गई। तुम लड़े, पता नहीं किसके खिलाफ लड़े, लेकिन लड़े। खूब खून खराबा हुआ। अचानक एक दिन सफेद झंडे लहराए, किसी ने किसी से समझौता किया और तुम लौटा। बाकी सिपाहियों की भीड़ में अपने आप को धकेलते हुए लौटा। ऐसा लौटना, मुर्दों की तरह लौटना। वहां शायद कोई जाग रहा। चलो समरू जाट, उधर ही चलो। हो सकता है इस जागने वाले के साथ हमारी किस्मत भी जाग जाए। भाई कोई है? किवाड़ बोले भाई, कोई है? क्या है? क्यों आधी रात को मुझे तंग कर रहे हो? अरे आपको तंग करने का मेरा इरादा नहीं था। वो तो मैं गली से गुजर रहा था, आपकी गुनगुनाहट सुनी तो रुक गया। मैं गुनगुना रही थी, मैं तो रो रही थी। मुझे रोते हुए 3 महीने 27 दिन और कुछ घंटे हो गए हैं जी। ओहो, तब तो लंबा सिलसिला है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये आंसुओं की फिजूल खर्ची क्यों हो रही है? मेरा पति मर गया है जी, इसी लड़ाई में। बड़ा बाका जवान था। वो सिपाही था? हाँ जी, सच्ची मुच्ची का सिपाही था। तो मुझे चुप क्यों नहीं कराते जी? दिन में तो पड़ोसी ने आकर मुझे बार बार चुप कराती रहती है। हाँ, मैं तुम्हें ढांढस तो बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी ठंड इतनी है कि मेरी जीभ ऐट सी रही है। तुम्हारे घर में सिगड़ी है? शायद थोड़ी देर हाथ तापने के बाद तुम्हारा कुछ दुख हल्का कर सकूं। ठीक है, तुम इस पट्टे पर बैठ जाओ जी, मैं सिगड़ी में और कोयले डाल देती हूँ। लो, ये कंबल ओढ़ लो। तुम्हारे पास ढंग के कपड़े भी तो नहीं है। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? और कोई नहीं है जी, एक पति ही था बस, वो भी सदा के लिए चला गया। अरे रो मत, आंखें दुखनी आ जाएंगी। धीरज रखो, धीरज। पड़ोसी ने भी यही कहती है। ठीक ही कहती है वो। रो रोकर तुम अपना सत्यानाश कर लोगी। हाँ, हरदम रोते रहने से मेरा होलिया कुछ बिगड़ सा गया है ना? हाँ, इतना अंदाजा तो मैं लगा सकता हूँ कि तुम पहले बहुत सुंदर रही होंगी। क्यों जी, अब नहीं हूँ क्या? और बत्ता अभी भी 100-200 में से एक हो, लेकिन रोती हुई कुछ कम सुंदर लगती हो। रोना तो मुझे चाहिए ही। मेरे पति ने लड़ाई में जान दे दी और मैं उसके लिए रोऊं तक नहीं। तुम तंबाकू पीते हो? हाँ, पी लेता हूँ कभी कभी। कभी कभी? तुम्हारी उंगलियों पर तो इतने गहरे पीले दाग हैं कि कई चिल में फूंक डालते होगे। आदत है ये भी, लग जाती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चिलम तंबाकू ले आती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जड़िया। जड़िया। मैं समरू जाट। तो जड़िया, तुम्हारा पति सिपाही था? हाँ। बेचारा लड़ाई में परलोकवासी हो गया। हाँ। बहुत अच्छा था। हाँ। लेकिन कभी कभार खराब औरतों के पास चला जाया करता था। हाँ, कभी कभी। मौके पर मौके तुम्हें 2-10 हाथ भी लगा देता था। हाँ, मार लेता था। और वो तुम्हें औलाद का सुख नहीं दे सका। नहीं, इस मामले में वो जरा यूं ही सा था। खैर, जो गया सो गया। बीती ताई मिसार ये आगे की सुधी। वैसे भी ऐसे इंसान के लिए रोना भी क्या, जो मरने मारने गया और खुद ही लंबा हो गया। वो लंबा नहीं था, नाटी कद का था। ठीक ना, आलू जैसा। हाँ। तुम्हारे मुंह में कितने दांत थे जड़िया? दांत मैंने कभी गिने नहीं। गिन लो और संभाल कर रखो, मोती है बिल्कुल। लो, एक आध जरा तुम भी लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। पीकर देखो भाई, अंदर के झरोके खुल जाए। ऐसी जिद मत करो। पी भी लो भाई। अच्छा। अच्छा जड़िया, मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछ लिया, तुमने मेरे संबंध में कोई सवाल नहीं किया। मैं ऐसी भुलक्कड़ हूँ जी, तुम बताओ ना अपने बारे में। मैं भी सिपाही हूँ, लड़ाई से ही लौटा हूँ। घर बार अभी बसाया नहीं, लेकिन सोचता हूँ जल्दी से जल्दी बसा लूँ। खेती बाड़ी करना समझता हूँ, तो ऐसे वो सारे काम कर लेता हूँ जिसमें शरीर की ताकत का वास्ता पड़े। रात काफी हो गई है सिपाही जी, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। सोने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो जड़िया? मेरे सोचने फोचने से क्या फर्क पड़ने वाला है भला? जब एक ठेठ मर्द एक ठेठ औरत से कोई जवाब मांगता है, तो उसका मतलब होता है जड़िया। इतनी अकल मुझ में कहाँ सिपाही जी, मैं तुम्हारे लिए यही जमीन पर बोरा बिछा दूं? अच्छा सुनो, देखो, मैं एक मर्द हूँ, तुम एक भरपूर औरत। अगर हम तय कर ले, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, किसी पराई औरत के पास भी नहीं जाऊंगा, औलाद देने में भी आनाकानी नहीं करूंगा। बोलो, मेरा साथ मंजूर है? मुझे
गहने लगते भी ला कर दोगे? ढेर सारे मैं कमाना जानता हूँ भाई। तीज के मेले में लेकर चलोगे? जरूर, जो मन में आए ले लेना। जयपुर का हवा महल दिखला कर लाओगे? बिल्कुल, आमेर की झील में नहाएंगे हम दोनों। तब तो सिपाही जी गठजोड़ा कर लो। आगे के लिए क्या बचेगा? ठीक, बस बस इधर आओ, यहाँ बैठो। रात हो गई है। अरे ये पैर वैर दबाने का काम मुझे गंदा लगता है। इधर आओ और मुझसे बातें करो। मुझे लगा तुम थके हुए होगे। अब थक गया तो किसी पर एहसान कर दिया क्या मैंने? वैसे इस बस्ती को क्या कहते हैं? पोलमपुर। है? पोलमपुर लक्की शाह का राज है। अच्छा। वो रोज एक जवान आदमी को फांसी देता है। भाई ऐसा क्यों? किसी जोगी सन्यासी ने कह दिया है कि अगर वो रोज एक जवान आदमी को फांसी देगा तो मरने वाले की बाकी की उम्र उसको लग जाएगी। इस तरह से लक्की शाह सदियों तक जिंदा रह सकेगा, यही ना? हाँ, वो मरना नहीं चाहता। उसने तो अपनी नई रानी फूलखोर के लिए भी एक सुंदर सा महल बनवाया है, लेकिन उस महल के चलते भी कई लोग जान गंवा चुके हैं। बहुत अपशगुनी है। महलों में भी सगन अपशगुन का मामला चल निकला। सच्चे मानो सिपाही जी, कितने ही लोग उस महल में एक रात को सोने को गए और सुबह मरे हुए मिले। उसमें भूत रहते हैं, भूत। लक्की शाह ने तो बेनाम भी बोल दिया है कि जो कोई आदमी इस महल में एक रात को सोकर जिंदा बच जाएगा और उन भूत पलीतों को मार भगाएगा, उसे 250 बीघा खेत और चांदी का पत्थर मिलेगा। 250 बीघा खेत, चांदी का पत्थर? हाँ। खेत की तो हमें सख्त जरूरत है भाई। खेत किसान का बेटा हूँ। मैं कल ही लक्की शाह के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा। तुम क्यों जाओगे भला? हमें नहीं चाहिए नाम में नाम और खेत। लेकिन मुझे तो चाहिए। है? अच्छा ये बताओ, आज रात तुम मुझे क्या इनाम दे रही हो? जरा सब्र करो, थोड़ी देर तो रुको सिपाही जी। चिड़िया, रुकना काम नहीं है सिपाही का। पोलमपुर का खेला है ये, पोलमपुर का खेला गली में, हाट में, घर में, चौराहे पर एक अदद जिंदगी जवानी और उमंग की सीढ़ी को चढ़ती हुई धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ती हुई। एक फालतू बेवकात आदमी रोज मरे, मरकर गगन लोक में रहे। जिए लक्की शाह जुग जुग जिए, जिए लक्की शाह जुग जुग जिए। सिद्ध सन्यासी का कहा जाए ना खाली, करेगा गुरु मचिंद्रनाथ लक्की शाह की रखवाली। प्रजा जन गूंगे हों, राजा हो अंधा, दिन दुना रात चौगुना चले चले हमारा धंधा। हर रोज एक नापाक सिर, धड़ से अलग, जमीन से अलग, जड़ से अलग। कासिम मियां, अभी आते हैं बकरी लेके। ठीक है, हमें ही अपना बकरा बना लो। अच्छा, तो चलो फिर। कहाँ? हमारे घर। अरे तुम चलो हमारे घर। नहीं नहीं, लेकिन कासिम मियां तो वहाँ है ना। अब ये कासिम मियां कौन है? हमारे शौहर हैं, हलाल करते हैं और हलाल करके खा जाते हैं। आओ मैं ले चलूं। क्या करते हैं कासिम मियां? कसाई है। अरे चलो। उस्ताद, उसका पति कसाई निकला। तो अपनी हलाल होने वाली आदत इफ्तार हो। उस दिन भी जब मैं चेचक के दाग वाले भद्दे आदमी को जमपुरी पहुंचा रहा था तो उसकी घरवाली को लेकर दीवार की ओर में क्यों चले गए थे? अरे मुझे जल्दी थी उस्ताद, समझा करो। क्या समझा करो भाई, इतनी जल्दबाजी किस बात की? जब तक पति जिंदा हो उसकी लुगाई के साथ कुछ भी करना गलत बात है। अरे ये लोग क्या कहेंगे इस बेचारी को? यही ना क्या? देखो देखो, खसम की मौजूदगी नहीं, यार की साथ निकल गई। आखिर सतीश वो भी तो कुछ होता। अरे पहले मियाँ जी को उस पार पहुंचाओ, फिर उसकी बीवी को बगल में दबाओ। इससे किसी के चरित्र पर कोई आँच नहीं आएगी। सब कुछ करो पराई औरत के साथ, लेकिन इन लोगों को ये बोलने का मौका तो मत दो कि बेचारी बच्चलन है। भूल हो गई उस्ताद, आगे से ख्याल रखूंगा। इस बात का भी ख्याल रखो, ये पोलमपुर है और हम यहाँ जिसको मौत के घाट उतारने चुन लेते हैं, उसे बचाने वाला कोई नहीं। हाँ उस्ताद। और अगर कोई रिश्वत देता है तो ले लो। खूब लेता हूँ उस्ताद, मरने वाले को छुड़ाने के लिए भारी रकम देते हैं उसके घर के लोग। रकम कब्जे न करो, फिर तत्काल एक भरपूर बाट जमाओ और श्रीमान के संसार के माया जाल से मुक्ति दो। हाय हाय, तो जेठ जी देवर जी दोनों खड़े हैं। अरे जा
जानी भैया कहाँ चले, तेरे हमसे भी रसवतियाँ करते जाओ। आए भैया क्या बोलूं, मुझे तो लाज आती है। अरे ये तो बताओ, इस तरह सज धज के कहाँ जा रहे हो? हाय भैया, एक भले घर की बहू को अकेली पाकर छेड़ते हो, सैया जी से कह दूंगी मैं। हाँ ये तो अपने आप को पुंगलगढ़ की पद्मनी समझ रहा है। हाय हाय जेठ जी, हजारों पद्मनियां पानी भरती है मेरे आगे। कभी रंग महल में आओ तो नजारे दिखलाओ, इतनी लचकदार कमर देखी है तुमने कभी? हमने तो इतने लचकदार तरबूज भी नहीं देखे। हाय भैया, शर्म नहीं है थोड़ी भी? गौर से देखो। अच्छा, तुम भी देखो जी, ये तरबूज है क्या? हाय, तरबूजों से ज्यादा भारी है। हाँ हाँ, आंखों में सुरमा डाल कर आओ, जैसे मैंने डाल रखा है। अरे नहीं नहीं, ये तो ढोल है ढोल, फागुन के ढोल बजे धम धमाका। ढोल नहीं ढाल, तुम्हारे पास तो एक एक ढाल है, मैं अपनी हिफाजत के लिए दो दो रखती हूँ। मान गए जानी, हम तुम्हारा लोहा मान गए। हाय भैया, अपनी इस तकलीफ मुझसे दूर रहो, इसके घमंड में मत रहना, मैं भी चाकू रखती हूँ। अरे चाकू छुरी रहने तो जानी, हम तो तुम्हारे बागपन से घायल हो चुके हैं। तुम्हारे झुक्के जैसे मुंह में जानी दुल्हन नहीं कह सकते तुम मुझे। जानी दुल्हन, जानी दुल्हन इस तरह संवर के किसका कलेजा निकालने जा रही है तुम्हें? मैं क्यों कलेजा निकालूं किसी का? अब भला मुझे कोई रास्ते में देखते ही दम तोड़ दे तो मैं बेचारी क्या करूं? हमने तो भाई आज तय कर लिया है कि जानी दुल्हन जिस पे मेहरबान होगी उसी पर तलवार गिराएंगे। बोलो जानी दुल्हन, किसकी जान चाहती हो? कुत्ते की। कुत्ते की? हाय भैया, एक कुत्ता है मेरे मोहल्ले में, मरा ज्यों ही मुझे देखता है इतनी सारी जीभ निकाल कर लाट अपनाने लगता है। लेकिन हम तो जिसको मारते हैं उसकी बाकी उम्र लक्की शाह को लग जाती है। तो क्या हुआ, कुत्ते की उम्र लक्की शाह को लग जाएगी? हाँ, ये भी एक तजुर्बा रहेगा उस्ताद। चलो आज कुत्ते की लाश भरी कीर्ति स्तंभ खड़ा करते हैं। चलो। अरे रुको, जाने से पहले एक पटाखेदार खबर तो सुनते जाओ, एकदम अनटाचत हो जाओगे। हाँ, ऐसी कौन सी खबर? सुनो सुनो। सुना दूं, भेद की बात है, कल यहाँ एक नया आदमी आया है। ये आदमी? हाँ। कहाँ है? ओहो। मारो साले को। चुप रहो, तो मैं बेचारी कह रही थी कि कल यहाँ एक नया आदमी आया है पोलमपुर में, समरूजात। कहता है कि रानी फूल कुंवर के नए महल में जो प्रेत लीलाएं होती हैं उन्हें चुटकियों में खत्म कर दूंगा। समरू जाट, सिर पर खाट। खा गया गुड़ की भेली को, उल्टे बांध बरेली को। मैं बेचारी उसे लक्की शाह के पास ले गई, वहां उसे बहुत समझाया गया कि भाई अच्छी तरह सोच ले, जो भी उस महल में गया है जिंदा नहीं बचा। लेकिन समरू जाट तो अड़ा ही रहा, कुछ भी हो मैं नाम जीत कर रहूंगा। वो आज रात को वहीं सोएगा उसी महल में। मैं बेचारी तो सकते में हूँ, जाने क्या हो। होना क्या है? होगा वही जो लोमड़ी के पूंछ के नीचे होता है। और पूंछ के नीचे होता है इनाम, वो समरू जाट को मिलेगा। अच्छा, तो अब मैं बेचारी चलूं? नहीं, सैया जी नाराज होंगी। हाँ, तो मैं बेचारी चलूं? हाँ, रानी फूल कुंवर का मुंह लगा गुलाम है, इसलिए खुशामद करता हूँ, वरना इच्छा तो होती है एक दिन इसी की बलि चढ़ा दी जाए। लक्की शाह को खिचड़ी की उम्र लग जाएगी उसका। लगे जाने दो, वो तो इससे भी बदतर है। क्या कहा? फिर से कहना। गद्दार, जिस थाली में खाते हो उसी में सुराख करते हो। कोड़ों से खान न खिला दी तो देखना। ठहरो। तो तुम मुझे आके दिखला रहे हो? कोई डर नहीं, आ जाओ, आज दो दो हाथ का निपटारा कर ही ले। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो देखो खेल रहा हूँ। चिड़िया उड़, तोता उड़, तलवार उड़। मैंने लक्की शाह का नमक खाया है, और मैंने क्या, मेरे पूरे खानदान ने लक्की शाह का नमक खाया है, और मेरे खानदान में आज तक कोई नमक राम पैदा नहीं हुआ। अपने मालिक ने खून का आखिरी कितना तक बहा दूंगा। वाह उस्ताद, वतन को तुम्हारे जैसे जल्लादों की ही जरूरत है। सब इसको जरा नीचे करो और मुझसे वादा करो कि आइंदा मेरी किसी बात को भी सच नहीं मानो। ठीक है, वादा करता हूँ, और तुम्हारे लिए भी मैंने जिन बुरे लफ्जों का इस्तेमाल किया उन पर भी ध्यान दो। कोई बात नहीं। अचानक इतना शोर क्यों हो रहा है? कहीं दंगा वंगा तो नहीं हो गया? अरे पोलमपुर के लोग दंगा करना नहीं जानते, गली के कीचड़ में किसी का पाँव फिसल गया होगा और लोग हंस रहे होंगे। फिर भी तुम्हें उधर जाके एक बार देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। अजी हो रहा है घंटा। खैर, तुम कहते हो तो मैं देख आता हूँ। साला टुक्कड़ खोर, लक्की शाह का लंगूर। लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह, वही लक्की शाह, वही लक्की शाह, वही लक्की शाह, वही लक्की शाह, वाह 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 लक्की शाह, वाह 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 लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह। सुंदर महल बनाया तेरे इंद्र बीरा, तेरे इंद्र बीरा, तेरे इंद्र
तंदूरी चाह। वाह भाई लक्की शाह, वाह भाई लक्की शाह, वाह भाई लक्की शाह, वाह वाह लक्की शाह, वाह वाह लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह। बड़ा है एक अनोखा महल, बड़ा है खाली, महल बड़ा है खाली, महल बड़ा है खाली। हर रात प्रकट होते हैं जिसमें भूत पिशाच का पाली, भूत पिशाच का पाली, भूत पिशाच का पाली। अंदर जो भी गया क्या वो बाहर आया? नहीं, निकली केवल वाह भाई लक्की शाह, वाह भाई लक्की शाह, वाह भाई लक्की शाह, वाह वाह लक्की शाह, वाह वाह लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह, लक्की शाह। महल तो बड़ा डरावना है सिपाही जी। कैसा काला काला फाटक, कितने नोकदार कमूरे, मानो राक्षस के सिर में सींग निकल आए हो। ये समझो जड़िया कि ये समूचा महल राक्षस का पेट है। और फाटक मुंह। अब मुझे राक्षस के पेट में जाना है, उसकी आते बाहर निकालने। जब तक राक्षस के पेट को टटोला नहीं जाएगा, इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि राक्षस में कितनी ताकत। लेकिन जान को ये जोखिम में डालने की क्या जरूरत है सिपाही जी? बाहर में जाइए नाम में नाम और खेत। खेत 250 बीघा खेत। मैं एक ठेठ किसान का बेटा हूँ जड़िया। जब तक धरती में बीज ना डालूं, जुताई ना करूं, टीले पर खड़ा होकर बाजरे के बूटों को ना देखूं, मेरे जीवन का क्या अर्थ? लेकिन महल में भूत रहते हैं, भूत। तुम जिंदा ही ना बचोगे तो खेत खलिहान किस काम आएंगे? अरे मैं जिंदा रहूंगा, मुझे मालूम है जिंदा रहना क्या होता है। हाय 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 हाय, कितना बाका जवान है। मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो चिड़िया को मिल गया। अरे एक रात के लिए भी मिल जाता तो मैं तो बस धन्य ही हो जाती। एक काम कर, एक रात के लिए वो महल जा रहा है, चली जा उसके साथ। हाय कितना बहादुर है। और एक हमारे ये है, अकेले रात को मूतने मिला जा रहा। लेकिन इतना बहादुर मुसाफिर हमारे मुल्क का तो नहीं लगता। तो ये आया कहाँ से? पहाड़िया जी, लगता है तुम किसी और मुल्क के रहने वाले हो। अब तो मैं इसी मुल्क का हो गया हूँ। पहले कहाँ थे भाई? कीचलपुर में कमदजराव की सेना में सिपाही था। उसकी किसी राजा से लड़ाई हुई तो मैं भी लड़ा, लेकिन बेमन। लड़ाई खत्म होते ही मेरी हौलदार से तकरार हुई, इसलिए मुझे फौज से निकाल दिया गया। सुना तुम लोगों ने? ये कमदजराव का आदमी है। कमदजराव? हाँ, कमदजराव। कमदजराव कौन है? ये हमारे दुश्मन का सिपाही है। कमदजराव ने हमारी जमीन हड़प ली, हमारे मुल्क को रोड डाला, औरतें, भेड़े, अनाज की बोरियां सब लूट ले गया। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कमदजराव का नाश नहीं कर देते। कमदजराव का नाश हो, कमदजराव का नाश हो, कमदजराव का नाश हो। उल्लू सी नजर, लोमड़ी सा दिमाग, घोड़े से रफ्तार के मालिक, सर्व शक्तिशाली, सर्व बुद्धिमान, कोलमपुर के नरेश, लक्की शाह पधार रहे हैं। इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? ये हल्ला सुनकर तो मेरे कानों के पर्दे हिलने लगे। अरे हम हल्ला नहीं कर रहे थे, हम तो कमदजराव के नाश का नारा लगा रहे थे। नारा लगा रहे थे? तो हमने कहा क्या नारा लगाने के लिए? वाह भाई लक्की शाह। अब ये मेरा जानी कहाँ है? जानी, जानी। यहाँ। हाय हाय, मैं यहाँ हूँ। जानी प्यारी, मेरे पाँव में तनिक धूल लग गई है, जरा साफ कर दो। नहीं नहीं, यूं नहीं, जीभ से। जानी, तुम्हारी जीभ कितनी मुलायम है, मुझे तो गुदगुदी होती है। प्रजा ने शोर मचाया और हमारी शांति भंग की। हम प्रजा को दंड देंगे। प्रजा इसी योग्य है महाराज। दाताराम, क्या तुम उनके साथ थे? जी जी महाराज। तो हम तुम्हें भी दंड देंगे। मुझे? लेकिन मैं तो तुम्हारा अत्यंत प्राचीन सेवक हूँ लक्की शाह। ओ, तो हम तुम्हें कोई प्राचीन दंड देंगे। ऐसा मत करो लक्की शाह। दाताराम की नाक काट कर हमारे सामने पेश की जाए। लक्की शाह, मैं प्राचीन सेवक, मैं इनके साथ नहीं था लक्की शाह। लक्की शाह, अब इस नाक को तुम अपने पास ही रखो, किसी चूहे को खिला देना है। लक्की, आज मुझे तो कोई उपहार मिला ही नहीं। अभी लो रानी, हैं? अब अपनी प्रिय दर्शनी रानी के लिए उपहार तो प्रजा की ओर से आए। जाओ, भीड़ में से जो भी सबसे कीमती उपहार हो वो हमारी रानी के सामने पेश करो। जाओ। हमारे पास कुछ नहीं है।
भागने वाला क्या है? आहा, सर्वत्र कितनी शांति। हम ऐसा ही वातावरण चाहते हैं। बस बस अब रहने दो। जानिए तुम कितने अच्छे हो। जैसे 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 चौदहवीं का चांद। बीच में कौन बोला? क्या तुम्हें पता नहीं कि जब प्रियदर्शनी रानी जानी का लाड दुलार कर रही हो तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए। अरे जानी को दुलार कर रही तो वो अपने दिल का बोझ हल्का करती। अरे तुम्हें नहीं मालूम ये असली हीरो का हाल है। एक औरत ने इसे पहन रखा था, वो जब इसे निकालने में देर करने लगी तो मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी। शाबाश। तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं रोमांचित होती हूँ। आज एक साधारण औरत ने अपनी महान रानी के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया, वो धन्य हुई। लक्की शाह की, लक्की शाह की। बता रहा महाराज, हम आज यहाँ आए किस लिए? लक्की शाह ये सबरू जाट है। इस आदमी का दावा है कि हमें याद आया, हम यही देखने तो आज यहाँ आए। एक काम कर, महल के फाटक पर एक रेशम का फीता तान। पहले हम उद्घाटन करेंगे और फिर ये मूर्ख आदमी अंदर जाएगा। लक्की शाह, ये आदमी कमधज राव का जासूस है। जासूस? कमधज राव का जासूस यहाँ कैसे आया? लगता है इसके पीछे कोई चाल है। लकी शाह, समरू जाट का सलाम। लकी शाह, क्या मैं आपको जासूस लगता हूँ? नहीं भाई, तुम जासूस नहीं लगते। ठीक से पहचान लीजिए लकी शाह, क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? तुम हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हो? तुम्हारी शक्ल तो कमधज राव से मिलती है। कमधज राव से मिलती है। हमारी सांसें, दाताराम, ये पिंडलियां भी खाम खा कांपने लग जाती हैं। शांत महाराज, शांत। वैसे हम कमधज राव से हारे जरूर, मगर हार जीत तो युद्ध में लगी रहती है। और कमधज राव से हारने के बाद हमने उससे संधि करी, अरे और उसे अपना मित्र बना लिया। अब तो वो हमारा ऐसा सच्चा मित्र है, अरे ऐसा सच्चा मित्र है कि रानी फूल कुंवर को हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। क्यों रानी? बड़ा शैतान है कमधज राव। एक रोज उसने मेरी बाह पे चिकोटी काट। देखो देखो, अभी तक दाग बना हुआ है। वैसे लक्की, जब हम दोनों प्रेम में मग्न हुआ करते थे तो तुम खिड़की से झांक झांक के क्यों देखते थे? हाय, कहाँ गए वो प्यार भरे दिन? अरे रानी जी को उदास हो, कमधज राव फिर आएगा, अब वो हमें कैसे भूल सकता है? बता रहा हूँ महाराज, ये समरू जाट सचमुच में जासूसी करने आया है। मुझे तो यही शक है महाराज, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ये मूर्ख आदमी महल के अंदर जाएगा, अपने आप सारे टंटा खत्म। ओह हाँ। तो समरू जाट, तुम हमारे नए महल में एक रात के लिए रुकना चाहते हो? जी लकी शाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम तो जानते ही होगे कि इस महल में कितने ही शूरवीर अपने प्राण गंवा चुके। मैं भी अपनी ताकत आजमाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें कोई एतराज नहीं। रानी कैंची। जानी कैची। रानी कैंची। अब तुम इस महल के अंदर जा सकते हो। जानी, इसे पुराने शहीदों की हड्डियों का ढेर दिखला देना जरा। बेचारा एक और गया। हाय हाय प्यारे, तुम अंदर जा तो रही हो, लेकिन बीच चौक में हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, उसे देख लेना। वे भी तुम्हारी तरह शेर की बगाते हुए भीतर गए थे। लाओ जड़िया, ये थैला दे दो। जड़िया, थैला। लो, तुमने जो कुछ कहा था वो सब मैंने इस पे रख दिया है। चुकंदर, पत्थर, चिलम, चादर। हाँ जड़िया, ठीक है। कब लौटोगे सिपाही जी? सुबह होते ही। अब तुम घर जाओ, बहुत शाम हो गई है। बेफिक्र रहना और आराम से सोना। नहीं, मैं रात भर यही रहूंगी। बचपना मत करो जड़िया, घर जाओ। मैं सवेरे तक आ जाऊंगा ना, घर जाओ। अच्छा जड़िया, राम राम। सुनो,
मुझे जानी जोर गरम कहते हैं, मर्द बच्चा, जबान का सच्चा, लंगोट का कच्चा। अरे उधर क्या देख रही हो? वो तो गया सदा के लिए, अब मेरी तरफ देखो। अरे मरने घोड़े, नाच पीटे। हाय हाय, कितनी बेदर्दी से मारा है मुझे, जा तो रहा हूँ। खट्टा खट्टा तगड़ा माल, आओ मिलकर करे हलाल। बड़ा समंदर गोपी चंदर, सारा माल पेट के अंदर। आलू चढ़ा दू, बुनी बना बैठा दू, स्वादिष्ट भोजन, शानदार दावत। भाग्य का खेल है। कौन है ये जो हमारी प्रेत नगरी में आया है? होगा कोई? नरमास का स्वाद लेने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। नाचो मेरी नींद में खलल डालने वाले तुम हो तो भवन के भूत है या हमारा राज। तुम भूत, मैं भूत पक्षी भूतों का नाश्ता करता हूँ। तुम लोग कितने जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हरामी के पिल्लो सो रहे हो। 1 2 3 4 5 6 पूरा नाश्ता मौजूद है। पहले मैं छोटे वाले ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है, देर मत करो। नाश्ता शुरू करने से पहले मैं 3 लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, ये मेरा नियम।
पहली सांस, धुएं की सांस, दूसरी सांस, इतना धुआं, मरेंगे। ये तो वाकई भूत पक्षी है। 3 सांसें लेने के बाद मैं पत्थर को निचोड़कर पानी पीता हूँ। मिश्री जैसा मीठा पानी। लो तुम भी पी लो। भूत बख्शी जी, हम पत्थर में से पानी नहीं निकाल पाए। तुम महाबली हो भूत पक्षी जी, हम तुम्हारी शरण में हैं। हमें प्राण दान देने। मैं दान बान में विश्वास नहीं रखता। अरे दोगुना चौगुना खाकर डकार जाने वाले दान करते हैं। मैं तो बस अपने भूत बख्शी जी, हम विनती करते हैं, हमें छोड़ दो। हम तुम्हें वो सब कुछ लाके लगी हो। हम लकी शाह से बदला लेना चाहते हैं। सदावत की वजह जब हम मनुष्य थे, लकी शाह ने हमें घोर दुख दिए। अब हम भूत बनकर उससे प्रतिशोध ले रहे हैं। ऐसा क्या किया लकी शाह ने तुम्हारे साथ? मैं लकी शाह का बाप था। मैंने बच्चों तक लोगों के खून की नदियां बहाई। भैया, हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बाहर बोलकर बड़ा किया। जब लकी शाह बड़ा हुआ, उसने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया और हमें जेल में डाल दिया। जेल में हमारी यात्रा सहते हुए हमारी मृत्यु हो गई। मैं लकी शाह के राज में हाकिम था। मैंने अधिकारियों को इतना धनी बना दिया, फिर भी लकी शाह ने मुझे मरवा दिया। मैं जानी से प्रेम करता था, लेकिन कैसे भूत कुंवर को इसका पता चल गया और उसने मुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया। मैं संतलाल सौदागर था। मैंने मिलावट करके सहस्त्र बाजुओं से पैसे बटोरे। एक दफा लकी शाह ने मुझे जुआ खेलने के लिए बुलाया। मैं गया, लेकिन हुआ ये कि मैंने 5 बाजियां जीती। अपनी हार वो बर्दाश्त नहीं कर सका, भड़क उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और मेरे पेट में। ऐसे गए गुजरों के साथ नया दूसरा सलूक ही होता। मरने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला ना, और मैं तुम्हें मुक्ति करके आ जाओ। हम सताए लोग हैं भूत बख्शी जी। मैं भूत बख्शी अगर तुम्हें छोड़ दूं तो अपना पेट कैसे पालूं? हम तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा देंगे। सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा? हाँ, पहले वचन दो कि तुम हमें छोड़ दोगे। वचन दिया। क्या? ये मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं और छोड़ दूंगा। ये घड़ा देख रहे हो? अपना आकार छोटा करके इसमें घुस जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह छोड़ाऊंगा जहाँ ऐश ऐश करोगे। अच्छा, खाने के लिए मनुष्य की कोई कमी नहीं। तो हम इस थैले में घुस जाए? अपना घर छोटा करना पड़ेगा। लेकिन भूत बख्शी जी, हमें तुमसे डर लगता है। ये बोरा उधर फेंक दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। घुस गए? अब बताओ वो सोने के सिक्कों वाला घड़ा कहाँ? यहाँ से ठीक उत्तर की ओर एक घना जंगल है। वहाँ पोलेपुर के कोतवाल की पूंछों की तरह अकड़ा हुआ एक पेड़ है। उसी की जड़ में दबा हुआ है वो घड़ा। ढूंढ लोगे? हाँ, ढूंढ लूंगा। अब तुम लोग जरा आराम करो और मुझे भी सोने दो। चुप, हरामजादा, सोने दो मुझे। सिपाही जी, फाटक खोलो। सिपाही जी, फाटक खोलो। सिपाही जी, किशन कन्हैया जी, आई है राधा प्यारी,
खोलो की बाड़ी। सिपाही जी उठो तो, सवेरा हो गया है। सवेरा हो गया सिपाही जी। चिड़िया चू चू करने लगी, मुर्गी पंख फड़फड़ाने लगी। सिपाही जी तुम जिंदा हो कि मर गए? तुम्हें भूत रात को चढ़ गए? सावधान! उल्लू सी नजर, लोमड़ी सा दिमाग, घोड़े से रफ्तार के मालिक, सर्व शक्तिशाली, सर्व बुद्धिमान, कोलमपुर के नरेश लक्की शाह पधार रहे हैं। औरत, हमें तेरे आदमी की मृत्यु का बड़ा सख्त अफसोस है। हमने तो उसे पहले ही कहा था कि अंदर ना जाए, पर वो जिद पर अड़ा रहा तो हम क्या करें? सिपाही जी उठो तो, सूरज 2 हाथ चढ़ाए है। मैं समरू जाट की हड्डियां देखना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि जैसे हाथी के दांतों की चूड़ियां बनती है, वैसे आदमी की हड्डियों का भी कुछ बनना चाहिए। हाँ, मसलन खिलौने, फूलदान, डिबिया। जानी तुम कितने समझदार हो। तुम्हें तो लक्की की जगह होना चाहिए था। रानी, हम भी तो कभी कभी अकलमंदी की बातें कर लेते हैं। रहने दो लक्की, मेरे जानी बबू से तुम्हारा क्या मुकाबला? सिपाही जी कुछ तो बोलो सिपाही जी। अरे आ रहा हूँ चढ़िया। सिपाही जी तुम जिंदा हो? अरे मरे दुनिया पर जुलंद आने वाले, मुझे तो किसी बिच्छू ने भी नहीं काटा यार। जिंदा है, ये उसी के बाद जिंदा है, किसी के बाद जिंदा है, सिपाही जी। खामोश! काका काका सबलू तो जिंदा है। ताज्जुब है, सबरू जाट बच कैसे गया? हम भी हैरान हैं। कमधर राम के पास ऐसे जब पर आती है, तभी तो वो हमेशा जीतता है। लकी शाह आप इस महल में आराम से रह सकते हैं, ना भूत सताएंगे ना पली। समझू जा, क्या तुम्हें भूतों से जोरदार मारधाड़ करनी पड़ी? हाँ, रात भर लड़ाई चली। तब तो तुम्हारे शरीर पर जख्म भी आए होंगे। मुझे दिखला, ताजा ताजा जख्मों को तुम्हें गुलाब के सूखे फूलों से भी ज्यादा पसंद करती हूँ। नहीं, मुझे खेद है कि कोई जख्म नहीं आया। बड़े बहादुर हो। हाँ, इसमें बंद है सारे भूत। इसको किसी लोहार के पास भिजवा दीजिए। लोहार के पास? लोहार से कहना इस थैले को तब तक किसी भारी हथौड़े से पीटता रहे जब तक भूतों को प्रेत्योनी से मुक्ति ना मिल जाए। समरू जाट, तुम कह रहे हो कि इस साधारण से थैले में बंद है भवन के सारे भूत? जी लकी शाह। अच्छा, अरे हटाओ हटाओ इससे, कोई हटाओ। अरे जब तक लोहार इसको मार मार के कचुम्मा ना निकाल दे वहीं रहना, और बाद में इस थैले को जला देना। वाह वाह भाई समरू जाट, वाह! तुमने वो काम कर दिखलाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। हम तुम्हें कोई बड़ा इनाम देंगे। मैं जानी को बर्खास्त कर दूंगी हैं? और उसकी जगह तुम्हें अपने हरम में रख लूंगी। लकी शाह, मैं बस आपके राज में रहने की इजाजत और एक खेत चाहता हूँ, बस। छी छी, ऐसे शेर दिल होकर तुम खेती करोगे? अरे अपनी ताकत को बैलों के पीछे भागते हुए बर्बाद कर दोगे क्या? सोचो समरू जाट, सोचो। हरम में तुम कितने सुखी रहोगे। मैं तुम्हें किसी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। हम तुम्हें अपनी फौज का सरगना बना देंगे। तुम्हारा सिर्फ एक काम होगा, लक्की शाह के लिए जंग में फतेह हासिल करना। लक्की, पहले तुम उसे मुझ पे तो फतेह हासिल करने दो। आखिर हरम भी तो जंग का मैदान ही है। घर कब चलोगे सिपाही जी? लकी शाह, मैं ना हरम में रहूंगा ना फौज का सरगना बनूंगा। आप मुझे एक खेत दे दीजिए, मैं उसमें अनाज पैदा करूंगा। लगान भरने में मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आई। खेत वेत का राग छोड़ो, इनाम तुम्हें वही मिलेगा जो हम देना चाहेंगे। लेकिन लकी शाह, खेत और चांदी का पत्थर आपने ऐलान किया था। हाँ, हमने ऐलान किया, तो हम अपना ऐलान वापस लेते हैं। चलो जड़िया, इन बड़े लोगों की पंचायत में हमारा सर्वनाश हो जाएगा। समरू जाट, हम तुम्हारी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें यह मंजूर नहीं। नहीं। रुको दादा महाराज, गुस्से के लक्षण क्या? गुस्से के लक्षण आंखों का गारों की तरह दहकना महाराज, सांसों का धोखनी समान चलना, शरीर तो ऐसे कांपता है महाराज मानो भूकंप आ गया हो। हमारी तरफ देखो, क्या हमें गुस्सा आ रहा है? हूबहू वही लक्षण है महाराज, हूबहू वही। बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है, बहुत भयंकर महाराज। सुना तुमने दाताराम ने क्या कहा? हमें इतना गुस्सा अपने शासन काल में कभी नहीं आया।
समरू जाट ने तुम्हें गुस्सा दिलाकर भारी जुर्म किया है लकी, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। हम तुम्हें सजा देते हैं समरू जाट। लकी, सजा क्या दोगे? सजा? समरू जाट, हम तुम्हें अंधकूप में डालने की सजा देते हैं। हाँ, वहां से तुम ये भूत बनकर ही बाहर निकलोगे। दाताराम महाराज, हमारे इस फैसले पर आज ही अमल किया जाए। जानी, मुझे संभाल कर ले चलो बबुए। गंधर राव के जासूस, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा से तुम्हारा क्या मतलब? अंधकूप में धकेलने से पहले हम अपराधी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करते हैं। ये पोलमपुर की उदार परंपरा है। अंधकूप, सिपाही जी को चुपाई करो। अंधकूप जिसमें सांपों का जाल बिछा हुआ है। नहीं, मैं सिपाही जी को वहां नहीं जाने दूंगी। नादानी मत करो। लकी शाह का हुक्म अटल है। अंधकूप ही इस मुल्क का वर्तमान और भविष्य है। आप मेरी आखिरी इच्छा जानना चाहते हैं दीवान साहब? हाँ, उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। जरा नजदीक आइए। मेरी आखिरी इच्छा ये है दीवान साहब कि मैं आपकी जेबें सोने के सिक्कों से भर दूं। क्या? सिक्के? ए, क्या है? सोने के सिक्के? निकलो! हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? तो दीवान साहब, रात भर मेरी भूतों से लंबी बातचीत, अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया कि दीवान दाताराम के बुरे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन? तो मेरी मंशा है तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे? दौलत बुरे दिनों को पलट देती है मेरे दोस्त। कल इसी समय मैं आपको इतने सारे सोने के सिक्के दूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के? कल इसी समय? ये कैसे हो सकता? लकी शाह का तो आदेश है कि तुम्हें आज ही अंधकूप में धकेल दिया जाए। मुझे अंधकूप का डर नहीं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। सोने के सिक्के हैं? तुम सच तो कह रहे हो ना? सरासर सच। अपनी औरत की सौगंध खाओ। जड़िया की सौगंध? कल मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। लेकिन लकी शाह को मालूम पड़ गया तो मुझे गोलू में पिलवा देगा। सब आगा पीछा अच्छी तरह देख लो मेरे भाई। सोने के सिक्कों की बात है। ठीक है, तो फिर तय रहा। अब तुम दोनों चुपचाप उधर से निकल जाओ। फिर भी ध्यान रखना, कोई देख ना ले। कितना नेक आदमी है, मरते मरते भी मेरा भला चाहता है। नहीं, मैं समरू को अंधकूप में नहीं धकेलूंगा। हाँ, लेकिन वो इतने सारे सोने के सिक्के लाएगा कहां से? ब्रज की गलियन में आके जाओ, ब्रज की भैया क्या है? जरा इधर आओ। क्या है? मैं बेचारी गोपी ग्वाल बाल संग्रास रचाने जा रही हूँ और तुम बाधा डाल रहे हो। हाय, बीमारी का ऐसा हाल, सब तंग करते हैं, ताने मारते हैं। तुम जरूर कंस के आदमी हो। हूँ तो कंस खाई सेवक जानी भैया। भैया भैया कहोगे तो लगाऊंगी तो जबत। मैं तुम्हारी लाडली भौजाई लगती हूँ। भौजाई नहीं कह सकते तुम मुझे। अच्छा जानी भौजाई। सब जगह अपराधी घुमा देना। जाट को अंधकूप में धकेल दिया गया। अच्छा ठीक है, मैं चलूं। समरू जाट को अंधकूप में धकेल दिया गया। गर्मी ने मारी पिचकारी, मोरी रंगी चुनरिया सारी। अब मैं तो कुआ कासे कहूँ, कासे कहूँ, कासे कहूँ। धीरे 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 सिपाही जी, मुझे डर लग रहा
से डरोगी तो मत। जैसा नक्शा भूतों ने बताया था बिल्कुल वैसी लगेगा या देखो पेड़। कहाँ? अरे इधर देखो पेड़। हाँ। तुम एक काम करो, इधर बैठ जाओ, राम नाम जप लो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम यही रहना सिपाही जी। यही हूँ। सिपाही जी। हाँ बढ़िया, बस यही हूँ। मिल गई। क्या वो जगह मिल गई? आ जाओ। तो सिपाही जी ये देखो। आराम से। इतने सारे सोने के सिक्के सिपाही जी, मैंने तो कभी नहीं देखे। मैंने भी कभी नहीं देखे। वैसे ये कौन सा पेड़ है सिपाही जी? ये तली हुई पूरियों का पेड़ है चिड़िया। देखो पेड़ पर पूरियां तली हुई है, तुम खाओगे? लो। ये शोर कहाँ हो रहा है सिपाही जी? ये लक्की शाह और उसके दरबारी हर रात को आते हैं सियार बनकर, आनंद मनाते हैं। उन्हीं की आवाज होगी। लगता है वे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। नहीं दूर नहीं है, पास ही इधर। वो देखो वो पूरी चंडाल चौकड़ी जमी, वो जो बीच में चढ़ने वाला मोटे वाला सियार है ना, वही है लक्की शाह। और उसके आसपास वो जानी, फूल कुंवर और बाकी दरबारी। सिपाही जी अब यहाँ से चलो, कई वे लोग हमें देख ना ले। चलो भाई। अजी सुनते हो? कहाँ गए? अरे कहाँ गए? अरे कहाँ चला जाता है ये आदमी? अरे क्या है, यही हूँ, बोलो। सुबह मुझे इतना अरे ज्ञान अरे दे- अरे और खुद कहाँ चले गए थे? अरे क्या है, यही था। देखा तुमने? समरू को सोने के सिक्कों का घड़ा मिल हाँ गया। हाँ देखा। अब सब ठीक हो जाएगा ना? अरे क्या ठीक होगा, वो दुष्ट दाताराम आधे से ज्यादा सोने के सिक्के तो वही ले जाएगा। ये क्या बात हुई? आम आदमी इतनी मेहनत से कमाता है, धन इकट्ठा करता है, और फिर ये चोर उचक्के सारा धन लूट ले जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा जी? अरे कोई बात नहीं, अपना समरू था जाट, वो नहीं घबराया। उसे अपनी धरती माता और अपनी मेहनत पर भरोसा था। अच्छा तो समरू ने क्या किया फिर? उसने फिर बड़ी उमंगों से जीवन की गाड़ी उठे, आई मोहब्बत की उजियारी। अरे आ गई खुशी घड़ी की मिली हमें सौगात। चिड़िया बन गई माँ बन गया बाप। चिड़िया बन गई माँ छोटी बन गया बाप। चिड़िया बन गई माँ छोटी बन गया बाप। एक ही बारी में दो बच्चों का बाप बन गया समरू, एक छोरा और दूसरी छोरी। जड़िया भी कमाल की औरत है भाई, फसल का वक्त हो तो कंधे से कंधा जोड़कर मेहनत करती है और फुर्सत में बच्चे जल लेती है। क्यों रुला रही हो भगवान? दोनों को दूध पिलाओ, दोनों को, और कम पड़े तो लील की गाय का थन लगा देना मुंह में, भाई कोई भी कमजोर ना रह जाए। समरू जाट तो लट, उसके छोरा छोरी लो हलक मैंने तब है बात। छोरा तगड़ा है ना? खूब तगड़ा है। और छोरी काली है या गोरी? एकदम चांदनी जैसी गोरी। काला होगा तुम्हारा छोरा। बिल्कुल झूठ, छोरा काला क्यों होगा? अच्छा ये बता,
छोरे का नाम झबरू और छोरी का झबरी रख दे। ठीक है। अरे छोरा कहता है बहू के पास जाऊंगा। मना कर दे उसे। अब इसे क्या करेगा बहू के पास? हक मुंह तेका मेक बना देगा तुम्हें। कह दे पहले बड़े हो जाओ फिर खेती बाड़ी संभालना। अभी तो बहू खुद आता है तेरे पास। राजकोष भरने के खातिर राजा खेले जुआ, पतियों को बदहाल किया और जनता मांगे दुआ। व्यभिचारी के जनता को मौत के मुंह में टेला। कोलमपुर का खेला है ये, कोलमपुर का खेला। कोलमपुर का खेला है ये, कोलमपुर का खेला। कोलमपुर का खेला है ये, कोलमपुर का खेला। खेलो खेलो जमकर खेलो। हर बाजी में हो जीत प्रजापति की, बस इतना रहे ध्यान। यदि चूक हुई इसमें तो तय है, पलक झपकते कई जान। झटवार और कटकर सिर उछलेगा ऊपर। फिर बचा सकेगा नहीं कोई तुम्हें भूपर। लक्की शाह से बाजी जीतना आसान नहीं है दीवान दाताराम। कौवा चौच मार गया, दाताराम हार गया। जानी प्यारे जरा मेरी हथेली खुशबा दो। वैसे ये कौन सी बाजी है लखी? ये 7वीं बाजी है रानी, और पिछली 6 बाजियां हमने जीती। अब खेल खत्म करो लक्की शाह, मैं बुरी तरह हार चुका हूँ। ऐसे कैसे दीवान दाताराम हैं? अरे राजकोष खाली हो चुका है। हम हर दिन बड़ी कड़ी मेहनत से जुआ खेलकर उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम हमारे दीवान थे तो तुमसे कम से कम 30 थैलियां तो वसूल करनी पड़ेगी हैं? मेरे पास और धन नहीं है लक्की शाह। जमकर खेलो दीवान दाताराम, लखी से जुआ खेलने का मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा प्रियदर्शनी रानी। जुआ खेलकर राजकोष की पूर्ति करना उत्तम शासन का लक्षण है। ये वाह भाई वाह, इस बार भी पोबारा है। मैं लुट जाऊंगा। ये मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। ये देखो, ये रही मेरी अंतिम पूंजी, मुझे बख्श दो। ये तो बड़ी कम रकम हुई दीवान दाता। चलो भाई हम अपने दीवान पर भरोसा करके मान लेते हैं कि उसके पास कुछ धन है ही। तो एक काम करते हैं, हम अपने आदमियों को भेजते हैं तुम्हारी हवेली की तलाशी लेने। है नहीं, ऐसा मत करो, मैं बेआबरू हो जाऊंगा। ऐसा मत करो। तो फिर हमें ये खबर कैसे मिली कि तुम्हारे तहखानों में माल छुपा हुआ है? हमें ये भी पता चला है कि तुम्हारी 5 पत्नियां हैं और उनके पास इतने गहने हैं कि लखी को कई बार तोड़ा जा सकता है। हम तलाशी लेने जाए महाराज? एक एक दिन का बटोर लाएंगे। जाओ, रुको, मैं तुम्हें खजाना भरने का एक और उपाय बता सकता हूँ। अब दाताराम का उपाय तो सुनना पड़ेगा। है आ जाओ वापस। तुम्हें समरू चाट तो याद ही होगा लक्की शाह, वही जिसने इस महल से भूतों को पकड़कर थैले में बंद कर दिया था और जिसे हमने अंधकूप में डालकर मरवा दिया। वो वहां से भी बच निकला। हाय हाय, क्या वो मरा नहीं? नहीं, समरू चाट बड़ा करामती निकला। उसे शायद जादू टोना आता है। वो अंधकूप से भी जिंदा लौट आया। मैंने कल ही उसे देखा है। अच्छा, हाँ तुमने खुद उसे देखा है? हाँ लक्की शाह, अपनी आंखों से। एक चमत्कार और हुआ है उसके साथ। समरू को कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है। उसने खेत महल न जाने क्या क्या खरीद कर गृहस्थी बसा ली। अब मजे से जीवन बसर कर रहा है। अच्छा, क्या अब भी कुछ धन बचा रह गया उसके पास? यही तो मैं कहना चाहता हूँ लक्की शाह। समरू चाट के पास सोने चांदी के इतने सिक्के हैं कि 5 साल तक कोलमपुर का राजकाज चलाया जा सकता है। 5 साल तक? हाँ। लखी, तुम अगले 5 साल तक जिंदा भी रहोगे? तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मुझे तो बस यही चिंता सताती है कि तुम्हारे बाद कोलमपुर की गति का क्या होगा। कोई संतान भी तुम मुझे नहीं दे पाए। अरे रानी, अभी हम नहीं मरने वाले। अभी हम 5 साल तो क्या, सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहे। अरे रोज एक युवा जीवन का बलिदान लेते लेते हम अनंत आयु अमर हो चुके। पर इस समरू जाट का तो कुछ करना पड़ेगा। है एक काम, ये समरू जाट का बच्चा जहां कहीं भी हो, उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जाओ। चले सिपाही समरू द्वारे, जैसे जमने बारिश का। समरू की जट साथ तेरे मन पे किया जान। समरू की जट साथ चल दिया मेरे मन पे किया जान। पीछे पीछे आप जड़िया बोल के समरू की। समरू सोचे आगे छुप जाए थारी बदरी। समरू सोचे आगे छुप जाए थारी बदरी। आगे आगे से अपना नीचा होना है।
अरे 52 भोला पाव भक्ति, सब कुछ सही सही, न कम न ज्यादा। हैं? अरे रानी, फेफड़ों में क्या जम गया अभी? पेट में भी कुछ गड़बड़ है। ये वायु का गोला बार बार धक्के मारता रहता है, बदमाश कहीं का। बीमार होते जा रहे हैं, अंगूर का रस तक नहीं पचता, हाथ पैर कभी कभी सुन्न पड़ जाते, निगाह इतनी कमजोर हो गई है कि आदमी और उल्लू में फर्क करना मुश्किल हो गया, कान भी कुछ रोज अंतरात्मा की आवाजें सुनने लग गए। ये अशुभ लक्षण है रानी, बड़े अशुभ लक्षण। खैर, हमारी तो यही खबर। क्या तुम्हें अपने राजा की कोई खबर है समरूजार? लकी शाह, यदि आप बीमार हैं तो थोड़ा कम बोले, बिस्तर पर आराम करें, किसी अच्छे हकीम को दिखलाकर कायदे से दबा लें। भाई प्रजा आपकी चिंता करती रहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। अरे हम इसलिए बीमार हैं समरूजार क्योंकि हमारा राजकोष खाली हो चुका है और हम हर दिन कड़ी मेहनत से जुआ खेलकर उसको भरते भरते अब थक चुके हैं। अब हमें अपनी प्रजा की सहायता चाहिए। प्रजा दाने दाने की मोहताज है लकी शाह, आपके कारिंदे सब लूट ले जाते हैं, चारों तरफ चोरी चकारी अत्याचार। अरे हम प्रजा के लिए नहीं, अपने लिए तुम्हारी सहानुभूति चाहते हैं। हमें आपसे पूरी सहानुभूति है लकी शाह। अच्छा जी, पर ऐसा लगता तो नहीं है। और अगर ऐसा है समरूचार, तो वो समूचा धन हमें समर्पित करो जो तुम्हें जमीन में गड़ा हुआ मिला था। आपको गलत सूचना दी गई है लकी शाह, मुझे ऐसा कोई धन नहीं मिला। सुना तुमने? ये कैसे हमसे झूठ बोलने और जुबान लड़ाने की जरूरत कर रहा है? 50 घोड़े। नहीं नहीं नहीं, सिपाही जी को मत मारो, मैं सबको सच सच बता देती हूँ। हमें घड़ा मिला था, उसमें सोने के सिक्के थे। तुम हमें भली औरत लगती है। अरे रानी, तभी हम कहते हैं कि पोलमपुर की प्रजा हमारे लिए बड़ी वफादार है। वो तो ये समरूजा, ये कमदज राव का, हमारे दुश्मन का आदमी है। लखी, तुम कमधर राव को हमारा दुश्मन नहीं कह सकते, उसने मुझसे प्रेम किया था। रानी, ये राजनीति, आप इसमें दखल मत दो। क्यों नहीं दूं? तुमने ही तो कहा था कि रानी कमधर राव से जी भर के प्रेम करो। वो एक पंथ दो काज वाला सिद्धि हो गया। अगर वो प्रसन्न हुआ तो अपनी सेना वापस ले जाएगा, और अगर उससे तुम्हें कोई पुत्र प्राप्ति हुई तो पोलमपुर की गद्दी को मेरा उत्तराधिकारी मिल जाएगा। अरे रानी, व्यक्तिगत मामलों की चर्चा इस वक्त नहीं। पूरे स्वार्थी हो तुम, मुझसे अपना मतलब पूरा कर लिया तुमने। मेरी वजह से कमधर राव की सेना वापस चली गई, लेकिन मैं तो कोरी की कोरी रह गई। अरे रानी, रोकर जी छोटा मत करो। अरे ईश्वर ने चाहा तो ऐसे सिद्धि योग आते रहेंगे। हैं? कब आएंगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। ये दमा, ये सरदर्द, ये सारा सरदर्द, इतने सारे रोग और लक्की सा रह गया, अकेला जीव है। औरत, वो सोने की सिक्कों वाला घड़ा कहाँ है? सिपाही जी, तुमने वो घड़ा कहाँ रखा था? तुम्हारे भेजे में। जान बची तो लाखों भर पाएंगे। सिपाही जी बता दो ना। अरे सुना तुमने? कितनी भली और कितनी समझदार औरत है, अपने पति की जान बचाना चाहती है भाई। है? मैंने भी तो तुम्हारी जान बचाई थी लकी। अगर कमधर राव से प्रेम नहीं करती तो वो तो तुम्हें मार ही डालता। तो हम आपका एहसान मानते हैं रानी। मानना ही पड़ेगा। भली औरत, तुम हमें नेक दिल लगती हो। अरे तुम अपने पति को जरा समझाओ, उसे बताओ कि सच कह देगा तो सुख पाएगा, वरना लक्की शाह का न्याय तो तुम्हें पता ही है? ये दोनों बच्चे हमें तुम्हारे ही लगते हैं। परमात्मा के हैं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। अरे सुना तुमने रानी, परमात्मा भी बच्चे देता है। अकेले उस कमदज राव संगीत बनाना ठीक नहीं। रात ना तू तो नहाओगी, तू तो उपलब्ध है। और अपने पति को कहो कि वो सोने के सिक्कों वाला घड़ा हमें सौंप। लकी शाह, मेरी औरत का माथा खराब है, वो अक्सर उल्टे सीधे सपने देखती है और उन्हें सच मान लेती है। तुम हमें बहकावे में मत डालो। आप मालिक हो लकी शाह, आपसे क्या छुपाना। कभी कभी मेरी औरत ऐसी बहकती है कि पूछिए मत। अच्छा, आपको रुचि चिटास नहीं, आप उससे ही पूछ लीजिए वो घड़ा कहाँ मिला था, कैसे मिला था, आप पूछिए जरा। सिपाही जी, मैं सब कुछ सच सच बता दूं? बिल्कुल सच सच बता दो जड़िया। भाई हवा में इमारतें बनाने से कोई फायदा नहीं, बिल्कुल सच सच बताओ। सही सही बता दूं? बिल्कुल सही सही। ठीक है,
अरे हमसे कहो, हमसे खुलकर कहो नेकी औरत, डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बच्चे हमें समान उम्र के भी लगते हैं। जुड़वा है, एक छोरा दूसरी छोरी। आदर्श, एक छोरा एक छोरी। अरे रानी, तुम भी परमात्मा से विनती करके एक छोरा और एक छोरी का जुगाड़ बिठा लो। है लखीशा, अगर मैं उस औरत से कुछ सवाल पूछूं तो शायद मामला जल्दी साफ हो जाए। तो पूछो, अब तुम्हारा दीवान हो गई। तो नेक दिल औरत, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें वो सोने के सिक्कों वाला घड़ा किस वक्त मिला था, दिन में कि रात को? रात को। हाँ, और कहाँ मिला था? जंगल में हुजूर, पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया। शाबाश शाबाश, तुम उस जगह को और उस पेड़ को पहचान सकती हो? क्यों नहीं हुजूर, असली घी में तली हुई मैदे की पूरियों का पेड़ था वो। पूरियों का पेड़? हाँ हुजूर, पेड़ की डालियों पर पूरियां लटक रही थी। सिपाही जी ने तो मुझे एक पूरी तोड़ कर भी दी। मैंने इतनी मीठी पूरी कभी नहीं खाई। और पूछो दीवान दाता राम, और पूछो। जड़िया तुम्हें सपने की सारी बातें ज्यों की त्यों बता देगी। और हुजूर, मैंने तो वहाँ तुम्हें भी देखा था। अरे चुप करो, दाता राम को देखा था जंगल में और रात को। और तुमने भी देखा था लखीशा? मुझे भी देखा था। तुम्हें अच्छी तरह याद है? हाँ जी, तुम लोग जंगल में सियार बने हुए थे, हुआ कर रहे थे। रानी भी थी वहाँ, सियारनी की शक्ल में। लक्की, तुम्हारी ये नेक दिल औरत मेरा बात कर रही है। क्या मैं सियार नहीं लगती हूँ? अब क्या कहा जा सकता है? वैसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सियार लगते हैं? मुझे तो समरू जाट की बात सही लगती है लखीशा। अरे इस औरत का तो दिमाग चल गया है भाई। हिरन की चाल से चलता है इसका दिमाग, हर किसी की पकड़ में कहाँ आता है। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकला कि समरू जाट को गड़ा हुआ धन नहीं मिला और दाता राम ने हमें गुमराह किया। मुझे तो समरू पर संदेह था लखीशा, इसलिए मैंने सोचा कि राज्य का हित इसी में है दीवान दाता राम की तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ताकि कुछ समय के लिए हमें राजकोष को भरने की चिंता से मुक्ति मिले। है ऐसा मत करो लखीशा, मैं तो तुम्हारा सबसे पुराना सेवक हूँ। मेरे साथ ऐसा सुलूक। तुम्हारी इस नेक दिल औरत ने सच्चे मोतियों की माला पहनी, तो मैं सोच रही रानी नेक दिल औरत, हमारी रानी को वो माला देने का सौभाग्य प्राप्त करो जरा। है हुजूर, ये माला बनवाने के लिए तो सिपाही जी ने आधा खलिहान बेच डाला था। खलिहान फलिहान से मुझे क्या लेना, मुझे तो सिर्फ माला चाहिए। लाओ। भाई कोई हाथ फैलाकर मांगे तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दे दो। हाँ? समरू को रिहा कर दो। अब बड़ा सवाल ये है प्रियदर्शनी कि हमारे दाता राम के साथ क्या सलूक किया जाए। वैसा ही जैसे प्रजापति अपने दीवान के साथ करता है। उसकी संपत्ति ना दी जाए, परंतु उसे कह दिया जाए कि 3 दिन के भीतर उसे राजकोष में अच्छी खासी रकम जमा करनी है। अरे जनता सोने की मुर्गी है और दीवान दाता राम वसूलना चाहता है। रानी का आदेश सिर माथे, मैं कर और जुर्माने लगाकर जनता को निर्धन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। उनका सारा धन लूटकर हमारे पास ले आओ। आज की कार्रवाई समा है। ये दमा, ये सरदर्द, इतने सारे रोग और लकीचा रह गया अकेला जी। आज सिपाही जी, मेरी मोतियों की माला। ये समझ ले खो गई माला। ला छोरे को मैं ले लूं, सो रहा है पट्टा। देखो, छोरी की नाक बह रही है, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? जब पोलमपुर के राजा को ही इतना भारी जुकाम है तो प्रजा की नाक तो बहेगी। आकाश एकदम घटाटोप हो गया है, आज बरखा जरूर होगी। तूने तो मुझ पर ओले ही गिरा दिए थे आज। वो तो कहा कि मैंने सावधानी रखी। भाई औरत पत्थर हजम कर जाए पर बात कभी हजम ना कर सके। कभी धूप तो कभी कभी धूप तो कभी समय बड़ा बलवान, सब दिन रहत न एक समान, सब दिन रहत न एक समान, सब दिन रहत न एक समान, सब दिन रहत न एक समान। बातें हैं, अब
उगाड़े से चल रहे हैं और शरीर का एक एक हिस्सा बिखर सा रहा है। जड़िया, ओ जड़िया, छोरा छोरी कहाँ है? बाहर खेल रहे हैं, बुलाऊं? रहने दे भाई, रहने दे, उनके हंसने खेलने की उम्र है। सिपाही जी उठो। तुम्हारा चेहरा कितना बदल गया है सिपाही जी, सारी आग उड़ गई है। ये दम तोड़ बुखार मेरी जान ही ले लेगा। ऐसा मत बोलो, ये पी लो, फिर कुछ देर मुंह ढाँप कर सो जाना। बहुत कड़वा है। 3 महीने से खाट पकड़ रखी है, हरदम इतना तेज बुखार कि छू तो हाथ जल जाए। मैंने तो भैरू बाबा की मनौती भी बोल रखी है, बाबा एक बार तुम्हें भला चंगा कर दे तो रत जगह करूंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस बस, ज्यादा बखान मत कर, तू इन्हीं बेकार पछड़ों में पड़ी रहती है। हाय, कैसी खोटी जबान बोलते हो सिपाही जी। तनिक अपनी दशा तो देखो, रोग ने शरीर को पिंजर बना दिया है। बूटी के लिए बुरी बात बोलना ठीक नहीं, देवता बिगड़ जाए तो बूटी भी ना लगे। अच्छा सिपाही जी, अब तुम आराम करो, मैं कुएं से पानी भर लाती हूँ। किसी चीज बस की जरूरत हो तो छोरा छोरी को पुकार लेना। हाँ, दादा थैया थैया करते मौत खड़ी है द्वारे, 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 दादा हाथ से इसके चल जाएंगे मारे, दादा थैया थैया करते मौत खड़ी है द्वारे, दादा थैया थैया करते मौत खड़ी है द्वारे, पहले दिन माल की छाया बनवाई, बड़ा बीमार में घूमती आई, पहले दिन माल की छाया बनवाई, बड़ा बीमार में घूमती आई, ताकि वो डूबता है कांपने न जाए, ताकि वो डूबता है कांपने न जाए, दादा थैया थैया करते मौत खड़ी है द्वारे, 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 कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मौत महारानी, सलाम। जल्दी करो सम्राट, मुझे और भी कहीं जगह पर जाना है। तुमने मुझे पसंद कर लिया है क्या मौत महारानी? वक्त बहुत कम है सम्राट, उठो और मेरे साथ चलो। अरे इसलिए काफी क्यों बोलेंगे मौत महारानी? अब इतनी दूर से चलकर आई हो मेरे लिए, ये थोड़ा आओ बगल का मौका तो दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपके लिए क्या करूं। क्या है, घरवाली वापस गई है? अगर वो घर पे होती तो आपकी आओ भगत में कोई कसर नहीं छोड़ता। हाँ, आप एक काम करो, यहाँ जरा बैठ जाओ, सुस्ता लो थोड़ा, दिन रात बाहर दौड़ करनी पड़ती है, थक जाती होगी बेचारी। तुम अच्छे आदमी हो सम्राट, ने मुझे इज्जत दी है, वरना मैं तो जहाँ जाती हूँ बस गालियाँ ही खाती हूँ। भला मौत से कौन प्यार करेगा? कौन प्यार करेगा? घोर कलयुग आ गया है मौत महारानी, घोर कलयुग। लोग आपकी गुणों की कदर करना ही भूल गए। मुझे तो सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, अच्छाइयाँ। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? वाह, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तो एक अरसे से इंतजार कर रहा था कि कभी आपसे मुलाकात हो। आज पहली बार मैंने किसी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी है। ये आपका बड़प्पन है मौत महारानी कि आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ाया। आप बाहर से कठोर लेकिन
अंदर से मोम सी मुलायम हो महात्मा रानी, मोम सी मुलायम। समरूजा, तुमने ही मुझे अच्छी तरह समझा है। मैं तो सोच रहा था कि कभी आपसे मिलूं और एक जरूरी सलाह लूं। तुम मुझसे सलाह लेना चाहते हो? मौत से सलाह? मौत से सलाह? ऐसा तो आज से पहले किसी ने नहीं किया। दरअसल बात यह है महात्मा रानी कि मैं आपकी एक मूर्ति बनवाकर पोलमपुर के खास चौक पर लगवाना चाहता हूँ। काफी साल इसी ख्वाहिश में गुजर गए। मैं किसी अच्छे कलाकार की तलाश करता रहा। अभी कल परसों ही मेरी एक नामी ग्रामी कलाकार से मुलाकात हुई और मैंने उसे आपकी मूर्ति बनाने के लिए राजी कर लिया। मेरी मूर्ति? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसा है समरूजा? महानता, मूर्ति ही महानता की कसौटी है महात्मा रानी। भाई जिसकी मूर्ति चौक पर लग जाए वही महान। तो क्या मैं भी सचमुच महान हूँ? मैं ही महान हूँ? मेरी राय में तो मौत ना ही सिर्फ खुद ही महान होती है बल्कि औरों को भी महान बना देती है। भाई एक दुराचारी अगर मर जाए तो लोग उसके गुणों को ही याद रखते हैं और गुण सारे भुला दिए जाते हैं। तुम सूझ-बूझ के धनी हो समरूजा। मैं तो अपना जीवन तब सफल मानूंगा जब मौत महारानी की मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन एक कठिनाई है। कैसी कठिनाई? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कठिनाई मेरी नहीं, कलाकार की है। उसका कहना है कि जब तक वो मौत को अपनी आंखों से नहीं देख लेगा वो मूर्ति नहीं बना सकेगा। तो मैं तुम्हारे साथ कलाकार के पास चल सकती हूँ। कलाकार का ये भी कहना है कि जब तक मूर्ति बनकर तैयार ना हो जाए कोलमपुर के लोग असली मौत को ना देख पाए। और मैंने उससे वादा कर दिया है कि ऐसा ही होगा। समस्या कठिन है, तो क्या उपाय है तुम्हारे पास समरूजा? वो बक्सा देख रही है महात्मा रानी? ये बक्सा हमारी समस्या सुलझा सकता है। आप इस बक्से में घुस जाओ, फिर मैं इस बक्से का ताला लगा ताकि कोई भी आदमी एक झलक न दे सके। फिर इस बक्से को अपने सर पर उठाकर कलाकार के पास ले चलूंगा। मुझे सर पे उठा के लेके चलोगे? हाँ महात्मा रानी, मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा आदमी नहीं भूलूंगी समरूजा। जल्दी से इस बक्से को खोलो ताकि मैं इसमें घुस सकूं। नहीं तुम्हारी घरवाली नाटक के बड़ी धमाकेदार औरत है वो। अगर आपको देख लेगी तो पूरे कोलमपुर में ढिंढोरा पीट देगी। आ जाओ आराम से। महात्मा रानी थोड़ी देर का कष्ट। हाँ महात्मा रानी तुम्हारी मूर्ति बन गई। हाँ बक्से में एकदम गुड़ी मुड़ी। भैया वक्त आ गया है कि महान लोगों की भी ऐसी गुड़ी मुड़ी मूर्तियां बने। जल्दी करो, मेरी गर्दन अकड़ गई है। अरे चीचपड़ करने से कुछ नहीं होगा। हाय हाय मेरी कमर छिल गई। धीरज रखो, धीरज। बक्से में बकरी के जाले, तुम्हें की नहीं दिया है। हाय हाय मेरे टखनों में मौत आ गई। बको मत, चुपचाप पड़ी रहो। अब यही समझ लो कि बक्सा ही तुम्हारा मायका है और यही तुम्हारा ससुराल। इतनी भीड़ थी कुएं पर कि अगर धक्का मुक्की नहीं करती तो वहीं रात पड़ जाती। ले दे के एक ही कुआं है पास में, उसका पानी भी पाताल तक पहुंचा हुआ है। रस्सा खींचते खींचते तो मेरे हाथ ही जलने लगे। अरे तुम तो 2.5 छेला बने बैठे हो। 1.5 छेला की नगरी में 2.5 छेला। जी कैसा है तुम्हारा सिपाही जी? सब कुछ ठीक है जड़िया। असल में मुझ पर मौत की ही छाया थी, अब मैंने उस पर अपनी छाया डाल दी। अच्छा इस बक्से को जरा मैं दलदल में पटक के आता हूँ, तब तक तू रोटी बनाकर तैयार रखियो, भाई बहुत भूख लगी है। कितना मजबूत बक्सा है ये, कुछ भी सामान रखने के काम आता है। तुम इसे क्यों फेंकने जा रहे हो दलदल में? कुछ नहीं, वो क्या था, तेरे पेट में कोई बात बचेगी नहीं, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझसे कुछ ना पूछे। चल आजा, बक्सा उठाने में मदद कर। आजा आराम से। सिपाही जी ये बक्सा तो खाली पड़ा था, अब इतना भारी कैसे हो गया? सवाल मत करो, जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो झबरू झबरी को खिला पिला कर सुला दियो। जल्दी आना सिपाही जी। अरे बस अभी गया अभी आया, मौत को माल मदाम में रखा है। समरू ने बक्से को जाकर दलदल में साबित आराम मिल गया और उससे मिलना सुने देखा शासकता को मार चोर जनता में डूबा सोच समझ ना पाते हैं
सिंहासन का स्वर्ण काल। लखी शाह ने समूचे राज्य का दौरा किया और प्रजाजनों ने कहा कि दुखों की अग्नि में तपकर स्वर्ण बनो। स्वर्ण काल, दुखों का स्वर्ण काल, पोलमपुर में भ्रष्टाचार, राष्ट्र के चरित्र में गिरावट, समाज में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था। लोग रोते हैं, कलपते हैं, लेकिन मुसीबतों का बोझ खुशी से ढोते हैं। और जब इकट्ठे होते हैं तो लखी शाह में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं। देशभक्ति का ये वातावरण सदा बना रहना चाहिए। और देशभक्ति का ये वातावरण पैदा होता है युद्ध से। जब लखी शाह ने महसूस किया जनता नैतिक पतन की ओर जा रही है, आलसी हो गई है, अपनी मांगों पर जरूरत से ज्यादा बोलने लगी है, तो उसने युद्ध की घोषणा कर दी। कम धजराओ से युद्ध, इस बार हम उसे पराजित करके रहेंगे, अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। प्रजाजन सुने, रक्षा कोष में खुले हाथों दान दे, सोना, चांदी, वस्त्र, सब कुछ। लकी शाह जय जय, 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 लकी शाह जय जय। हम विजयी हो चुके। पोलमपुर की प्रजा को यह दिन मुबारक। महाराज, कमदस राव ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए जो पत्र हमें लिखा है, वो जरा हमारी प्यारी प्रजा को तो सुनाओ। जी महाराज। हे घोर पराक्रमी लखी शाह, इस बार हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। अब तुम गुप्त शर्तें पूरी करने के लिए तैयार रहो। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमसे एक वादा भी करना है कि भविष्य में जब कभी जरूरत महसूस होगी, तुम हम पर पुनः इसी तरह आक्रमण करोगे, और तब तुम्हें भी अपनी हार इसी तरह स्वीकार करनी होगी, ताकि हमारा भी छत्र सुरक्षित रहे। और इसी के साथ हम बस आगे रहने दो। वो जरा हमारा व्यक्तिगत मामला है, जिसका संबंध कूटनीति से है। और चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि कूटनीति के बिना राजनीति संभव नहीं। हम ना राजनीति समझते हैं ना कूटनीति, लेकिन जो तकलीफें हम सहते आ रहे हैं उनका क्या? शांत शांत समरूजाट, शांत। अरे तुम इस ऐतिहासिक विजय के महत्व को समझने की कोशिश करो। अरे जैसे हर पराजय के परिणाम को एक राज्य को भुगतना पड़ता है, वैसे हमारी पोलमपुर की प्रजा विजय का मूल्य भी तो भोगेगी। हैं? हमने सब कुछ दे दिया लखी शाह, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अभावों ने हमें पंगु बना दिया है, दिनों दिन जीना दूभर होता जा रहा है। आखिर हमारे भी कुछ अधिकार है या नहीं? पर अधिकारों का नहीं, कर्तव्यों का स्मरण किया जाना चाहिए। जैसे दाताराम महाराज, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तन मन धन से लखी शाह की सेवा। जानी तुम्हारा? जो कहे लकी शाह उसी में वाह वाह वाह। तुम दोनों का क्या दायित्व है? हमारा केवल एक दायित्व है, लखी शाह की सुरक्षा। और तुम दोनों का? आपकी सेवा। देखा तुमने समरूजा, हमने किस तरह अपनी प्रजा का हृदय जीत लिया है। क्या यही आपकी प्रजा है लखी शाह? लखी, तुमने मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं। मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि लखी शाह का उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए किसी शूरवीर की तलाश करूं और प्रेम रचाऊं। जरा सोचो लखी शाह, आपकी प्रजा भूखमरी बीमारी से मर रही है, हाकिमों के जुल्म बर्दाश्त कर रही है, वो कोड़े खाती है, जान देती है, लेकिन आप, अरे आपके चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं। हद है। हम शरीर की मृत्यु में विश्वास नहीं करते। आत्मा अमर, वो ना भूख से मरती है, ना प्यास से मरती है, और ना किसी के जुल्म से डरती। ऐसी अमर और निडर आत्मा वाली है हमारी पोलमपुर की प्रजा, है कि नहीं? वैसे हम कभी कभी चिंतित होने का बड़ा अभ्यास करते हैं, लेकिन राज वैद्य ने कह दिया है कि ज्यादा चिंता करने से आदमी दुबला हो जाता है। इधर मोटापे ने आप पर खास मेहरबानी दिखाई है लक्की शाह, लेकिन प्रजा जो है, ये प्रजा 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 मेरा मतलब ये विषय काफी पुराना हो चुका है। हम इस पर चिंता करते करते अब उबने लगे। इसीलिए हमने और हमारी प्रियदर्शनी रानी ने यह तय किया है कि आज से हम एक विशेष सचिव की नियुक्ति करेंगे, जो रोज हमें नए नए चिंता के विषय प्रदान करेगा। है पिछले माह कुछ डाकुओं ने बड़ा उत्पात मचाया। उन्होंने पोलमपुर की रियाया को मनमाने ढंग से लूटा। इससे चारों ओर आतंक का माहौल बन चुका है। हमें पता है कि डाकुओं ने पोलमपुर की प्रजा को बड़ा तंग किया, और हमने उनसे वार्ता भी की। अरे हमने उन्हें समझाया कि अगर वो चाहे तो हम उन्हें सरपंच, नगर पालिका प्रमुख या जिलाध्यक्ष जैसे पद दे सकते हैं। ऐसे वो खुलेआम लूटपाट नहीं कर सकेंगे, हम भी चैन से रह सकेंगे।
लगता है आपकी बुद्धि का विकास बड़े मौलिक ढंग से हो रहा है लक्की शाह। हाँ? ये तुमने विकास की बात याद दिला दी समरू जाट है। हम चाहते हैं कि हमारी पोलमपुर की प्रजा का भरपूर विकास हो, भरपूर। पर जब तक ये गरीबी नहीं हटेगी ना समरू जाट, ये विकास संभव नहीं। इसीलिए हमने सोचा है कि इस गरीबी को हटाने के लिए हम सफाई सप्ताह जैसा कोई अभियान शुरू करेंगे। है कथनी और करनी में बहुत अंतर है लक्की शाह। ना 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 ना, लक्की शाह की कथनी और करनी में ना कभी अंतर था ना कभी होगा। अरे हमने ये वादा किया था कि हमें अमर होना है, तो पोलमपुर में रोज एक युवा बलिदान होगा। अब बताओ तुम दोनों, क्या रोज एक युवा बलिदान हो रहा है? हो रहा है महाराज। सुना तुम? अरे सबसे पहले हमने अपनी गरीबी हटाई, उसके बाद हमने दाताराम और हाकिमों को बोला कि तुम अपनी गरीबी हटाओ। अब भाई जिस दिन ये बेचारे अपनी गरीबी हटा लेंगे, हम अपनी प्रजा को भी बोल देंगे कि जाओ भाई तुम भी अपनी गरीबी को हटा के फेंको बने। हमारे कहने भर की देर है समरू जाट, और हमारी जनता गरीबी से मुक्त हो जाएगी। लेकिन इस गरीबी को यहाँ से हटाकर कहाँ रखा जाएगा लक्की शाह? भाई उसके लिए भी तो कोई जगह चाहिए है। हाँ, उसके लिए भी जगह चाहिए। ये तुमने अकल वाली बात कही है समरू जाट। हम भी सोच रहे थे कि इस गरीबी को हटा के रखा कहाँ जाए, तो हमने सोचा है कि हम एक शिष्टमंडल का निर्माण करें जो पड़ोसी राज्यों में जाके इस चीज का पता लगाए। अरे ज्यादा नहीं तो गरीबी का एक गांव बसा देंगे और वहां भेज देंगे इस सारी गरीबी को। गरीबों को देख के तो मुझे घिन आती है। जानी तुम्हारी नाक बच रही है। लकी शाह, अभी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। तुमने सपने में क्या देखा? मैंने देखा कि मैं एक राजा की रानी हो गई और मेरे 100 बेटे हुए। गांधारी के भी 100 बेटे थे, लेकिन उसका पति धृतराष्ट्र अंधा था। दीवान दाताराम, क्या तुम चुपके चुपके मेरे सपने में घुस आए थे? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे 100 बेटों का बाप अंधा था? अरे भाई मैं तो महाभारत की कहानी का हवाला दे रहा था। कहानी? कहानी? हाय, तो मेरी कहानी भी हो गई। मैंने चाव से अपने पति की तरफ देखा, वो मेरी बगल में बैठा था, लेकिन मुझे धक से मालूम हुआ कि मेरे 100 बेटों का बाप अंधा है, अंधा है। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से तो अंधे थे ही, सत्ता स्वार्थ में उन्हें बौद्धिक रूप से भी अंधा बना दिया था। मैं कमदज राव का सिपाही रह चुका हूँ लक्की शाह, उसकी रग रग जानता हूँ। अरे उसने जिस सौदे के तहत आपको विजय दी है उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं। वो महालालची, कहीं ऐसा ना हो थोड़े ही दिनों में ये सुख दुख में बदल जाए। इसलिए मेरे पास आपके लिए एक गुप्त सलाह है। हाँ, एक गुप्त सलाह। लकी शाह, समरू जाट काम का आदमी है, उससे सलाह करने में कोई हर्ज नहीं। समरू जाट के गुणों की पहचान तो हमें तुम ठीक है। सुना क्या है? जाओ चढ़िया, तुम भी अपनों को कोई खतरा मोल मत देना। खतरा टलने की उम्मीद है चढ़िया, जाओ। कहो समरू जाट, अब इस महल में हम दोनों ही रह गए, बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो? लकी शाह कमदज राव महालालची आदमी, उसने जरूर हार के बदले आपसे धन मांगा होगा। तुम्हें कैसे पता समरू जाट? इतना धन मांगा है, अरे इतना धन मांगा है कि उसे भर पाना तो हमारे बूते से ही बाहर। अरे कोई भी चीज घोर पराक्रमी लकी शाह के बूते के बाहर कहा। बात तो सही है, पर हालात तो ऐसे ही हैं कि सब कुछ हमारे बूते से बाहर। लकी शाह, शायद आपको मालूम नहीं, मैं नक्षत्रों की गति को पढ़ना जानता हूँ। तुम क्या क्या नहीं जानते समरू जाट, हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम चमत्कारी हो। मेरा सारा चमत्कार नक्षत्रों की गति पर निर्भर करता है। अब नक्षत्रों के संकेत पाकर ही मैंने आपके महल में से वो भूत भगाने का बीड़ा उठाया, उसमें सफल हुआ। नक्षत्रों की मदद से ही मैं अंधकूप से बच निकला। अब नक्षत्रों की ओर से मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना मिली, तुम उसे हमें बताओ। ये सूचना सिर्फ आपके लिए है लकी शाह। नक्षत्रों से मुझे पता चला है कि पोलमपुर के पश्चिम में जो घना दलदल है उसमें एक संदूक पड़ा। संदूक में बेशकीमती जवाहरात भरे हुए, हीरे, पन्ने, माणक, मोती। पोलमपुर सच क्या है? सर सच, हीरे, पन्ने, माणक, मोती और एक पूरा संदूक। हाँ, आज रात आप वहां अकेले जाना, हथौड़े से संदूक का ताला तोड़ना
और जितने चाहे उतने हीरे उठा लाना। भाई एक एक हीरे का मोल लाखों में आका जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर वो संदूक है किसका? हाँ, देवताओं के खजांची कुबेर का है। सिर्फ आज रात ही वो वहां रहेगा। सुबह होते ही देवदूत उसे उठा ले जाएंगे। इसलिए आज रात आप वहां अकेले जाना और गठरी भरकर ले आना। समरू जाट, तुमने हमें उबार लिया है। मैं तो पोलमपुर को ही उबारना चाहता हूँ लकीश। हालात बहुत बेकार हो गए हैं। ऐसा कब तक चलेगा? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। ये सफा पलटना ही होगा। हम जाएंगे, उस दलदल में जरूर जाएंगे। जाइए लकीशा, जाइए। आपको आपका दलदल मुबारक। पोलमपुर का खेला है ये, पोलमपुर का खेला, पोलमपुर का खेला है ये, पोलमपुर का खेला। चार भूखते बिजलियों का लड़ा खेला, पोलमपुर का खेला है ये, पोलमपुर का खेला, पोलमपुर का खेला है ये, पोलमपुर का खेला। ये रहा दलदल। अब बस बक्सा ढूंढना बाकी है। उसके बाद ये दलदल मुझे इस दलदल से निकाल फेंकेगा। तो बड़ा भारी बक्सा लगता है ज्यादा रकम है। भाई ईशान तैयार हो जाओ। अब तुम्हें मिलने वाले हैं हीरे, हीरे, कनक, मोती। तुमने मुझ पर उपकार किया, अब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगी। बड़े मजे से तुम्हारे प्राण लूंगी, प्राण लूंगी। तुम्हें तो समरू जाट के पास उसने तुम्हें बंद किया था। नहीं, मैं समरू जाट के पास कभी नहीं जाऊंगी। एक बार गई सुइया, तुम अच्छे को मारूंगी, बुरे को छोड़ूंगी, अच्छे को मारूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जीवन दान दे दो। जीवन देती नहीं, लेती हूँ मैं। हमें मिलकर इस रावण लीला का अंत करना होगा। पोलमपुर का खेला था ये, पोलमपुर का खेला, खेला
पोलमपुर का खेला, हास्य और व्यंग्य से भरपूर नाटक, और हमारे छात्रों ने उसकी एक मोहक मनोरंजक प्रस्तुति की। एक बार फिर से आप लोग तालियां बजाएं उनके लिए। मैं पहले आज के कलाकारों से आपका परिचय करा दूं। नट हर्ष कुमार रॉय नटी की भूमिका में आस्था उपाध्याय, समरू जाट की भूमिका में रिभव कौशिक, जरिया की भूमिका में तन्वी, राजा लकी शाह की भूमिका में नवीन कुमार, रानी फूल कुंवर की भूमिका में स्तुति खंडूरी, जानी हिजरा की भूमिका में सात्विक दुबे, दीवान दाताराम की भूमिका में पार्थ गोयल, जल्लाद 1 शिशिर सिंह, जल्लाद 2 मोहम्मद सोएब, काली आकृति की भूमिका में कीर्तिका मिश्रा, काली परछाइयां वंशिका सिंह, गुंजन शर्मा, सुरभि लविन अरोरा, स्वाति सुमन, भूत की भूमिका में रोहित वर्मा, कुंज सलूजा, देव गर्ग, विशाल कुशवाहा, आमोद सिंह, पंकज कुमार, दरबान की भूमिका में जतिन खिटोलिया और हरीश कुमार, नगरवासी की भूमिका में प्रशांत कुमार राय, लक्ष्य आनंद, हर्षवर्धन, हर्ष पहाड़िया, भावना तंवर, जतिन भाटिया, हिमांशु सिंह, सिमर बग्गा, शिव कुमार, श्रेया श्रीवास्तव, महिमा मिश्रा, पारस चौहान, जितेश तलवार, जय शर्मा एवं उज्जवल शर्मा। मंच से परे पार्श्वकर्मी का परिचय। सेट दलवीर जी ने सजाया। मंच सज्जा का काम रोहित वर्मा, हर्ष पहाड़िया, जतिन भाटिया, सिमर बग्गा, गुंजन शर्मा। मंच सामग्री का काम देखा गुंजन पृथ्वी, दीक्षा सिंह, शिव कुमार, लक्ष्य आनंद। वेशभूषा का काम डालचंद जी ने देखा। डालचंद जी आप भी मंच पर आ जाइए। सहायक के रूप में वंशिका सिंह, कीर्तिका मिश्रा, प्रशांत कुमार राय। रूप सज्जा का काम हमारे अलमनाई छात्र जितेंद्र कुमार ने किया है। इनके साथ सहयोग किया है स्वाति, रिया भाती, अनुभव, नैन्सी सिन्हा। प्रकाश व्यवस्था का काम देखा राघव प्रकाश मिश्रा। पार्श्वध्वनि पूर्वी धुपर। सहायक के रूप में दिव्यांग और युवराज राय। संगीत का काम देखा आशिक कुमार। ढोल वादक के रूप में भरत कुमार। गायन मंडली में सची, दक्ष जोशी, दीप ज्योति, दीक्षा शर्मा, इंसा फातिमा। ग्राफिक्स का काम देखा पूर्वी धुपर और गुंजन शर्मा ने। इस पूरे नाटक में पोस्टर का काम पूर्वी धुपर ने किया। नृत्य संरचना नरेश कुमार। प्रस्तुति प्रबंधन का काम निष्ठा ने देखा। सहायक निर्देशक उत्कर्ष पुरी। गीत परिकल्पना और निर्देशन का काम वशिष्ठ उपाध्याय जी ने देखा। आज के नाटक के निर्देशक वशिष्ठ उपाध्याय जी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आ जाएं। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कीजिए।
अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह सर, जयदेव तनेजा सर, चेयरमैन पवन सर से और प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि मंच पर आ जाए। अजीत सर, दीपांकर, रजनीकांत, जहां भी हो मंच पर जरूर आ जाए। रंगायन समिति के अन्य सदस्यगण भी मंच पर आ जाएं। गीता जी, रविंद्र पंत, अनिल। मैं अजीत सर से आग्रह करूंगा कि शॉल भेंट कर हमारे आज के नाटक के निर्देशक वशिष्ठ उपाध्याय जी का सम्मान कराएं। प्रोफेसर दिनेश सिंह सर से आग्रह करूंगा कि उन्हें सम्मानित करा। मैं चेयरमैन सर से आग्रह करूंगा कि वो मोमेंटो भेंट कर हमारे उपाध्याय जी का सम्मान बढ़ाएं। और प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि बुके भेंट कर सम्मानित करें। प्रोफेसर दिनेश सिंह सर हम सब के बीच पूरा नाटक देखते हुए भी मौजूद हैं, तो इस प्रस्तुति को देखने के बाद उनकी टिप्पणी की हमें विशेष दरकार है। मैं सर से आग्रह करना चाहूँगा कि आज की प्रस्तुति के बारे में कुछ टिप्पणी कर हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करेंगे। सर। मैं वैसे ही बोल चुका हूँ और मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हर वर्ष जब मैं इस तरह का प्रदर्शन देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि काश मैं भी इसमें शामिल हो जाता, कुछ रंगमंच का आनंद लेता, कुछ सीखता, कुछ उद्धार होता और वशिष्ठ जी के निर्देशक में मेरा भी भला होता। जितने भी यहाँ पर आज मौजूद हैं सब भाग्यशाली हैं, हर रूप से भाग्यशाली हो। आने वाले दिनों में भाग्य और खिले, तुम्हारा भी, कॉलेज का भी, राष्ट्र का भी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत महीने भर से इस प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी और उपाध्याय सर लगे हुए थे पूरे दमखम के साथ, और हमारी इतनी बड़ी टीम के साथ उन्होंने काम किया है। अपना कुछ अनुभव साझा करेंगे इस अवसर पर। तो अच्छा, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आत्माराम सनातन धर्म का आभार, प्रिंसिपल सर का, तनेजा सर का, कि ये अवसर, सुअवसर मुझे प्राप्त होता रहा और मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहा। बाकी जो भी कर पाया आप लोगों के सामने है। बस इसमें थोड़ा सा इस बार ये था कि म्यूजिकल प्रोडक्शन थी और उसमें गाने बहुत सारे थे, और वो गानों को जो धुन थी या जो गाने के वर्ड्स थे वो गायकी में नहीं थे। सारे गाने गायकी में नहीं आ पा रहे थे, इसलिए गाने पूरे रीराइट करने पड़े। सारे गाने दोबारा लिखे, वर्ड्स उनके कुछ लिए हैं, बाकी सारी धुन, सारे जो गाने हैं सारे बदल के बच्चों के सिंग लायक और डांस करने के लायक बनाए। इसलिए थोड़ा सा समय लगा प्रस्तुति को, मतलब लास्ट में आने में, क्योंकि बच्चे तो बेचारे मतलब बहुत अच्छा गा रहे थे, एनर्जी के साथ बहुत अच्छा गा रहे थे, लेकिन वो अपनी लाइन में चल पड़ते थे, गाने की लाइन ना चल के। वो थोड़ा सा था जिसके नाते थोड़ा समय लग रहा था। और इस बार बहुत अच्छा सौभाग्य दोबारा ये रहा कि हमारे साथ सारंग, जो कि ARSD की म्यूजिक की संस्था है, उसके बच्चे हमें मिल गए। तो ये सारा गाना अभी है वो बच्चों ने ही गाया है ना। इतने दिनों में उन्होंने अच्छे से धुन भी पकड़ लिया, सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बस सर यही चल रहा, बाकी तो ठीक है, जो भी चलता रहा। मेरा अनुमान है कि ओरिजिनल से जो आपने नए रूप में डाला वो बेहतर रहा होगा।
नाटक के चयन में जयदेव तनेजा सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जयदेव तनेजा सर अगर दो शब्द कहें तो। प्रोफेसर दिनेश सिंह के बिना कल बहुत अधूरापन लग रहा था। आज मंच पर पूरी रौनक दिखाई दे रही है। इनके बिना ये समारोह नहीं लगता। और जहाँ तक निर्देशक का सवाल है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये नाटक मैंने ही सजेस्ट किया था और ये नाटक बच्चों के लिए बहुत भारी था। उनसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा की गई जबकि वक्त बहुत कम था, लेकिन उस सब के बावजूद बच्चों में जो ऊर्जा दिखाई दी, पूरा का पूरा मंच ऐसे लग रहा था जैसे नाच रहा है। एक क्षण के लिए भी कहीं कोई स्थिरता नहीं थी। पर बच्चों के हिसाब से नाटक मैं स्वीकार करता हूँ कि थोड़ा मुश्किल था और उस मुश्किल को इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत जोश के साथ निभाया है। मैं वशिष्ठ जी के साथ साथ इन सभी छात्रों को दिल से बहुत 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 बधाई देता हूँ। मैं अगर प्रिंसिपल सर कोई हमारा इस तरह का एक बड़ा आयोजन हो, रंगायन की प्रस्तुति हो और प्रिंसिपल सर कुछ न कहें तो बात बनती नहीं है। मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करता हूँ कि टिप्पणी करते हुए सर से मैं इस समय सबके सामने बुलवा लेना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में श्रीनगर में यही प्रदर्शन होगा। बिल्कुल होगा सर। ये सर का आदेश है और आपका आदेश सर माथे पर, बिल्कुल इसका पालन होगा। और आपने अवसर दिया और आपने अपने वक्तव्य में भी जो एक नए ज्ञानोदय में हमारे कॉलेज के बच्चों को अवसर देने का आश्वासन दिया है, इसके लिए भी कॉलेज की ओर से मैं अपनी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। वशिष्ठ जी और पूरी टीम को, रंगायन टीम को बधाई। सारंग की टीम, पिछले साल हमने कलाश्री की टीम को जोड़ा था, इस साल सारंग की टीम जुड़ गई है रंगायन के साथ, तो दोनों टीम को बहुत बधाई। आपने बहुत बेहतरीन सर के आने से, तनेजा जी ने तो कह दिया कि रौनक की कमी कल लग रही थी, और सर के आने से हमेशा कुछ ना कुछ कॉलेज को हम सबको मिल जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ता रहता हूँ, क्योंकि कॉलेज को ऊंचाई पे ले जाना ये मेरा, हम सबका लक्ष्य है और सर का यही मार्गदर्शन है। श्रीनगर में आपको अवसर देना ये मामूली बात नहीं है। आपके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर के सर ने आपको अवसर दिया, तो आप सब तालियों से इनका आभार करें। रंगायन की इस यात्रा में हर साल कुछ न कुछ नए चेहरे शामिल हो जाते हैं, नौसिखिए कलाकार होते हैं, पहली बार मंच पर चढ़ते हैं और उनके साथ प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। पिछले कुछ वर्षों से वशिष्ठ जी को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं बुलाता हूं और आप चुनौती स्वीकार करते हैं। और दरअसल उद्देश्य केवल एक प्रदर्शन भर नहीं है, उद्देश्य है रंग भावना को भर देना। उद्देश्य है
आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच जो रंगमंच के संस्कार हैं, उस संस्कार को भरना, ताकि वो जीवन में केवल अभिनेता या अभिनेत्री न बने बल्कि एक अच्छे इंसान बने। क्योंकि रंगमंच से जो जुड़ता है वो जीवन को सही मायने में समझता है, और बिना जीवन को समझे अभिनय नहीं किया जा सकता। तो जो लोग भी इस यात्रा में शामिल हो गए हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं। जयदेव जी के द्वारा स्थापित रंगायन का ये सिलसिला जारी है और यात्रा चल रही है और आगे भी चलेगी। आगे ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे और कारवां बनता रहेगा। बहुत लंबी दूरी तक सफ़र अभी तय करना है। अभी हमने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया है, बहुत कुछ हासिल करना है। जो लोग भी जुड़े, चाहे वो निर्देशक के रूप में, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में, या हमारे जिस रूप में भी वो जुड़े हैं इन नाटकों से, पहले भी जुड़ते रहे और आज भी जुड़े हैं, और दर्शक के रूप में सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। और सबसे पहले तो शुक्रिया क्योंकि ये नाट्योत्सव जब से इसकी हमने शुरुआत की है, लगभग हर साल आप आए हैं और एक इस यात्रा के आप ही साक्षी और हिस्सा बन गए हैं, तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।